ठीक है, शुरू करते हैं अपनी क्लास। आपको पता है कि हम लोग पॉलिनोमियल कर रहे थे, बहुपद, जो कि आपका चैप्टर नंबर 2 है। और लास्ट क्लास का टॉपिक अगर देखें तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने देखा था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, किसका? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, या कह सकते हो सर बीजीय व्यंजक को हमने जोड़ना और घटाना सिखाया था। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यही है कि अगर हमारे पास कोई दो बीजीय व्यंजक को जोड़ना या घटाना हो, उसके पहले अगर टर्म्स को देखें तो आप बोलोगे सर जो जो भी दो समान पद होते हैं, लाइक टर्म्स होते हैं, उनको ही हम लोग जोड़ पाएंगे। अगर दो असमान पद है तो उसको ना ही हम लोग जोड़ पाएंगे ना ही घटा पाएंगे। तो हमेशा ये जो प्रोसेस होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन का, वो लाइक टर्म्स में ही होता है, अनलाइक टर्म्स में नहीं होगा। समान पदों में होगा, असमान पदों में नहीं होगा। उसके बाद अगर हमारे पास दो बीजीय व्यंजक को जोड़ना हो, और अगर बीजीय व्यंजक हमारा ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो ऐसा समझिएगा अगर ब्रैकेट के आगे या तो प्लस का साइन रहेगा, या तो ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन रहेगा। तो जब भी हमें जोड़ना घटाना हो, इस ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा। तो अगर प्लस का साइन है बाहर में, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर ब्रैकेट के आगे प्लस का साइन है या कोई साइन नहीं है, तो इस ब्रैकेट को सीधे सीधे हम लोग हटा देते हैं, सीधे रिमूव कर दोगे ब्रैकेट को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन है, कभी भी ये ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर कभी ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन है, तो इस ब्रैकेट को सर जब भी हम लोग हटाएंगे तो इसके अंदर के हर एक टर्म का साइन बदल देंगे। साइन बदलने का मतलब नेगेटिव को पॉजिटिव कर देंगे और प्लस को माइनस कर देंगे। ठीक है, समझिए इसको एग्जाम्पल से। जैसे कि मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पर, ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में ऑलरेडी करवाया था। तो क्वेश्चन आपके सामने 5a माइनस बी, एक टर्म ऐसे लिख दिया ब्रैकेट में। ठीक है, इसमें से मुझे घटाना है, लिख दिया 2a माइनस का b और प्लस का 2c। ठीक है, और यहाँ पर मैं प्लस के साथ लिख दे रहा हूँ b माइनस सी। इसको अगर मुझे बोला जाए कि इसका फाइनल आंसर बताइए जोड़कर या घटाकर क्या मिलेगा, तो सबसे पहले आप बोलोगे सर ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूँ, पहला वाला ब्रैकेट को देखो, तो पहले वाले ब्रैकेट के आगे कोई साइन नहीं है, तो आप सीधे सीधे इसको ओपन कर दोगे, 5a माइनस बी लिख दोगे। ठीक है, इस दूसरे ब्रैकेट के आगे देखो माइनस का साइन है, तो इस माइनस का साइन के चलते ये जो 2a लिखा हुआ है, ये बन जाएगा आपका माइनस का 2a। ठीक है, ये जो माइनस का भी लिखा हुआ है, ये देखो माइनस और माइनस मिलकर के बन जाता है प्लस का भी। ठीक है, साइन बदल रहा है, बस माइनस का साइन बाहर है इसलिए। अब बोलोगे जो सर प्लस का 2c लिखा हुआ है, 2c के आगे प्लस का साइन है, तो ब्रैकेट जब हटाओगे तो ये बन जाएगा माइनस का 2c। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, तो तीसरे वाले ब्रैकेट के आगे प्लस का साइन है, और प्लस के साइन में मैंने क्या बोला, कोई भी चेंज नहीं होगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, साइन में कोई चेंज नहीं होगा, प्लस का साइन अगर बाहर तो आप बोलोगे सर ये सीधे सीधे आ जाएगा b माइनस सी। ठीक है, इतना क्लियर है। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स मुझे दिख रहे हैं, जैसे कि आप देखो ध्यान से, तो एक माइनस का भी दिख रहा है और यहाँ पर एक मुझे प्लस का भी दिख रहा है। तो माइनस का भी और प्लस का भी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, सेम क्वांटिटी अपोजिट साइन के साथ लिखा हुआ है। तो एक प्लस का भी और माइनस का भी को मैंने कैंसिल कर दिया, मतलब वो घट करके 0 हो गया। अब एक जैसे जो भी टर्म्स लिखे हुए उसको आप या तो एक साथ लिख दो, चलो मैं अभी के लिए लिख भी दे रहा हूँ, 5a माइनस 2a, ये दोनों एक जैसे टर्म है, समान पद है, तो इसको मैंने एक साथ जगह लिख दी। उसके बाद मुझे दिख रहा है माइनस का 2c और माइनस का c, इसको मैंने लिख दिया माइनस का 2c और माइनस का c। और ये जो b लिखा हुआ है इसको मैंने प्लस का b लिख दिया। ठीक है, चलिए अब 5a में से 2a घटाना है, 5a में से 2a घटाओगे कितना मिलेगा, आप बोलोगे सर 3a, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इसका आंसर आप लोग मुझे दोगे, माइनस 2c माइनस c कितना आएगा? अभी क्लास शुरू करने के पहले मैं आपसे पूछ रहा था ऐसा, माइनस 2c माइनस c। आप बोलोगे सर अगर मेरे को -2 - 1 बोला जाए, है ना, -2 - 1, ये गलती आप लोग लास्ट क्लास में भी कर रहे थे। दो नेगेटिव यहाँ पर गुना नहीं है कि आप लोग पॉजिटिव कर दोगे, माइनस माइनस प्लस ये तो होगा कि दोनों नेगेटिव है तो जोड़ देंगे, तो 2 में 1 जोड़ोगे तो 3 मिलेगा। लेकिन चिन्ह क्या लगाएंगे, चिन्ह बड़े वाला का लगाएंगे, तो ये हमारा आ जाएगा माइनस का 3। ठीक है, तो आप बोलोगे सर -2c माइनस सी बनेगा माइनस का 3c, प्लस का 3c नहीं होगा, माइनस का 3c होगा, यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो माइनस का 2c माइनस सी मिला हमारा माइनस का 3c, और ये जो b है वो अकेला है, b लिख दिया। ठीक है, इसके बाद ये सारे असमान पद हैं, तो ये हमारा इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ इतना? 3a माइनस 3c प्लस b कैसे आया, समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है, साइन भी इंपॉर्टेंट होता है, सारी चीज ध्यान देना है। ठीक है, हड़बड़ नहीं करना। तो बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन, इसी पे बेस्ट क्वेश्चन मैं पोल सेक्शन में आपको दूंगा, रिकॉल क्वेश्चन। ठीक है, ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आज का पहला। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ध्यान से देखिएगा, और अभी आपका चैट बंद रहेगा, आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है। क्वेश्चन में चलो लिख भी दे रहा हूँ। क्वेश्चन में लिखा गया है माइनस का वाई स्क्वायर
माइनस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद एक माइनस का लिख लगाया गया, फिर दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया गया 3y² प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई, ठीक है। ट्राई करो इसको। पहला स्टेप में आप ब्रैकेट हटाइएगा, ब्रैकेट हटाने का नियम मैंने बताया आपको। उसके बाद एक जैसे टर्म को आप एक जगह पर लिखोगे, देखो जो ऐड होगा उसको ऐड करिए, देखिए कौन कौन से टर्म आपको दिख रहे हैं। ऑप्शन को थोड़ा ध्यान रखिएगा, देखो यहाँ पर ए बी सी डी, इसमें दो दो ऑप्शन ए और बी मिलते जुलते दिख रहे हैं, और सी और डी तो बिल्कुल एक जैसा है। सी में बस देखो माइनस का जेड स्क्वायर है और डी में प्लस का जेड स्क्वायर है। तो ऑप्शन को थोड़ा ध्यान देखना है, क्योंकि हो सकता है कि आप सही सॉल्व करो, आंसर जाके गलत कर दो, ठीक है, अगर ध्यान से नहीं देखोगे तो। ऑप्शन थोड़ा ध्यान देखना, ध्यान से देखना, देखना कौन सा आंसर आ रहा है। सिर्फ दो टाइप के आंसर आ रहे हैं, मेजरली दो टाइप के आंसर आ रहे हैं, ठीक। सॉल्व कीजिए, बैठे नहीं रहिए, जब भी आपको पोल दिया जाता है आपको सॉल्व करना है। तीन बच्चे और, तीन स्टूडेंट और हो जिनका आंसर नहीं आया है, तो मैं 15 सेकंड दे रहा हूँ। चलो इस क्वेश्चन में हो सकता है समय लग रहा हो कुछ को, 20 सेकंड और दे रहा हूँ, ठीक है, 20 सेकंड और, आराम से करिए। दो बच्चे और, 15 सेकंड, 10 सेकंड्स, लास्ट 10। सर थोड़ी देर रुक जाओ। अच्छा अभी नहीं हुआ, चलो ठीक है, अभी आप करो आप, और हो जाए तो बताइएगा। ऐसे इजी क्वेश्चन है, इतना समय में हो जाना चाहिए, और ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ भी चुका है। चलो अभी मैं 15 सेकंड और दे रहा हूँ लास्ट, अगर इतने में भी नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आप चैट में लिखना फिर, ठीक है। तो कई बार क्या होता है ना, समय पे भी हमें ध्यान देना है, मतलब एग्जाम में कई बार हो सकता है कि आपको जो इजी क्वेश्चन है उसमें बहुत ज्यादा समय दे देना है, क्योंकि कठिन क्वेश्चन के लिए आपको समय भी बचाना है, तो टाइम भी मैनेज करके रखना है। 10 सेकंड। चलिए अब जाकर आंसर कीजिए लास्ट 5 सेकंड से, इसके बाद मैं एंड करूंगा। 5 4 3 2 1। अब देखो ऑलमोस्ट सभी का आंसर आया है इस क्वेश्चन में, और ऑलमोस्ट सभी का आंसर सही आया है, कुछ आंसर गलत दिख रहे हैं, तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। देखो यहाँ पर आप बोलोगे सर पहला वाला जो ब्रैकेट है, पहला वाला ब्रैकेट के आगे कोई साइन नहीं है, तो इसको आप सीधे सीधे ऐसे ही ओपन कर दो, ब्रैकेट को हटा दीजिए, तो वाई स्क्वायर माइनस का वाई जेड माइनस का जेड स्क्वायर लिख दिया, ठीक है, पहले ब्रैकेट को हटा दिया। दूसरे वाले ब्रैकेट के आगे मुझे माइनस का साइन दिख रहा है, तो साइन चेंज होगा, मैंने ये बोला ना, जो 3y² है ये बन जाएगा हमारा माइनस का 3y², ठीक है, और ये जो जेड स्क्वायर है ये बन जाएगा माइनस का जेड स्क्वायर, तो ये बन गया माइनस का जेड स्क्वायर। उसके बाद तीसरे ब्रैकेट के आगे मुझे क्या दिख रहा है, प्लस का साइन, तो प्लस का साइन होने के कारण क्या होगा, सीधे ब्रैकेट को हटा दीजिए, कोई साइन चेंज नहीं होगा, तो आप बोलोगे सर ये बना प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का वाई। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन से टर्म आपको कुछ कैंसिल होते दिख रहे हैं क्या, तो एक टर्म को मैं अगर बोलूं माइनस का जेड स्क्वायर और प्लस का जेड स्क्वायर, इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, एक माइनस का जेड स्क्वायर एक प्लस का जेड स्क्वायर, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो उसको मैंने कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ माइनस का वाई स्क्वायर, तो माइनस का वाई स्क्वायर किससे ऐड होगा, कोई टर्म है क्या जो माइनस वाई स्क्वायर से ऐड हो जाए, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है माइनस का 3y², तो इसको मैंने एक साथ लिख दिया, मतलब ये दोनों क्या है, समान पद है, लाइक टर्म्स है, तो लाइक टर्म को एक जैसे एक जगह पर लिख दिया। उसके बाद मुझे दिख रहा है माइनस का वाई जेड, तो यहाँ पर मैंने लिखा माइनस का वाई जेड, ठीक है। उसके बाद और कौन सा टर्म है, माइनस का जेड स्क्वायर, तो मैंने लिखा माइनस का जेड स्क्वायर, और एक टर्म लास्ट में दिख रहा है माइनस का वाई, तो यहाँ पर लिखा माइनस का वाई। अब मुझे सारे टर्म में बस दो टर्म दिख रहे हैं जो ऐड हो सकते हैं, ये वाला है माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 3y²। अब माइनस का वाई स्क्वायर कहने का मतलब माइनस का एक वाई स्क्वायर है ना, अगर मैं यहाँ पर लिख कर देखा हूँ माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3y², इसको आप अगर जोड़ोगे तो आप बोलोगे सर दोनों ही नेगेटिव है तो ऐड हो जाएगा,
-3 -1 ऐड करेंगे तो माइनस का 4 आएगा, और वेरिएबल को ऐसे ही लिख दिया वाई स्क्वायर। ठीक है, तो मिला हमारे पास माइनस का 4y स्क्वायर माइनस का वाई जेड माइनस का जेड स्क्वायर और माइनस का वाई। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको ये? तो ऑप्शन ए और बी तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन सी और डी को अगर ध्यान से देखो तो माइनस का 4y स्क्वायर दोनों ही में है, माइनस का वाई जेड दोनों ही में है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है माइनस का जेड स्क्वायर, ऑप्शन सी में है माइनस का जेड स्क्वायर, ऑप्शन डी में प्लस का जेड स्क्वायर, तो ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा। तो ज्यादातर आंसर सी या डी में ही आए थे, तो बस दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। जेड स्क्वायर के आगे प्लस का साइन था यहाँ पर, जो नहीं होगा, जेड स्क्वायर के आगे माइनस का साइन होगा। ठीक है, और माइनस वाई तो दोनों में। क्लियर है ये? तो इस पेज की आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको खुद से करने की कोशिश करना। ठीक है, इसको खुद से करने की कोशिश करना अगर कोई भी डाउट रहे तो, और खुद से हो जाएगा तो फिर डेफिनेटली आप सीख जाओगे। ठीक है, तब तक आपको कोशिश करना जब तक आपसे खुद से आंसर नहीं हो रहा। ठीक है, चलिए, तो ये क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो आज हमें क्या पढ़ना है? आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बहुपद। अब बोलोगे सर बहुपद तो हम लोग काफी दिनों से कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2, लेकिन अब तक देखो हम लोगों ने क्या किया है, बहुपद पढ़ने के लिए छोटे छोटे कंसेप्ट पढ़ रहे थे। जैसे मैंने आपको बताया बीजीय व्यंजक क्या होता है, गणितीय व्यंजक क्या होता है, टर्म्स क्या होते हैं, पद क्या होते हैं, समान पद असमान पद, है ना, संख्यात्मक गुणांक, बहुत छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट आपको बताए। एग्जैक्ट बहुपद या पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या होता है, पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, ये अब तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो ये आज पढ़ेंगे। इसको समझने के लिए मैं दो इक्वेशन यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ। जैसे कि मैंने लिख दिया सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 5, और मैं यहाँ पर लिख दिया रूट एक्स प्लस 5, दो बीजीय व्यंजक लिखा। अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये दोनों बीजीय व्यंजक है, तो आप सभी लोग बोलोगे सर हाँ, यहाँ पर चर भी है अचर भी है, तो ये दोनों ही के दोनों क्या है, बीजीय व्यंजक है ना? सभी लोग बताइएगा, इतना तो सभी लोग एग्री करेंगे, दोनों बीजीय व्यंजक है क्या? तो बोलोगे हाँ सर, दोनों ही बीजीय व्यंजक तो है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन तो है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो आप बोलोगे सर यह वाला जो बीजीय व्यंजक है यह बहुपद होगा, है ना, यह वाला जो लिखा हुआ है इसको हम बहुपद कहेंगे, लेकिन इस वाले को बहुपद नहीं कहेंगे, इस वाले को बहुपद नहीं कहेंगे। ठीक है, तो हमें यही सीखना होगा कि कौन सा बीजीय व्यंजक बहुपद होगा और कौन सा बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होगा, ये हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो बहुपद कुछ नहीं होता, बीजीय व्यंजक का ही एक टाइप होता है, एक स्पेशल टाइप का बीजीय व्यंजक होता है, एक स्पेशल तरीके का बीजीय व्यंजक होगा, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होगा। तो देखिए नियम क्या कहता है, सिंपली आपको यह ध्यान रखना है कि वैसा बीजीय व्यंजक या बहुपद होने के लिए बीजीय व्यंजक में जो चर हैं आपके, चर के सभी घातांक क्या होने चाहिए, पूर्ण संख्या होने चाहिए। पूर्ण संख्या क्या होता है, होल नंबर, जिसको आप डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हो। पहला होल नंबर बता सकते हो आप लोग, सबसे छोटा होल नंबर, सबसे छोटी पूर्ण संख्या चैट सेक्शन में लिख के बताइए। 0, वेरी गुड। आप बोलोगे सर होल नंबर जो होता है 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 1 2 3 4 इस तरीके से अनंत तक ये जाएगा। ठीक है, तो ये सारे पूर्ण संख्या होंगे। तो अगर मैं ऐसे लिख दूं 5x स्क्वायर प्लस का 8, तो यह बहुपद होगा क्या? आप बोलोगे सर यह तो बीजीय व्यंजक तो है ही, लेकिन यह बहुपद भी होगा क्या? तो आप देखिए यहाँ पर चर क्या है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर जो वेरिएबल है हमारा वो x है। अब मैं आपको बोलूंगा सर x का घात बताइए, तो x का घात क्या है, 2 है। अब x का जो घात है वो पूर्ण संख्या है क्या? तो आप बोलोगे सर 2 बिल्कुल एक पूर्ण संख्या है, एक होल नंबर है। तो आप बोलोगे सर यह जो है यह बहुपद होगा। यस, ये एक बहुपद है। समझ में आया? अगर मैं लिख दूं 9y का पावर 3 प्लस 7y माइनस 8, ऐसे लिखता हूं, मुझे बताइए यहाँ पर चर क्या है, यहाँ पर वेरिएबल को मैंने क्या लिखा है? तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर जो चर है हमारा वो y है। नहीं, वेरिएबल पूछ रहा हूँ, वेरिएबल क्या है, y है। अब y का घात बताइए, तो जहां भी y लिखा हुआ है सभी जगह पर इसके घात देखें, तो आप बोलेंगे सर यहाँ घात 3 है, यहाँ घात 1 है, और 3 और 1 दोनों ही क्या है, 3 और 1 दोनों ही होल नंबर है, यानी पूर्ण संख्या है। तो आप बोलोगे सर यह एक बहुपद है, तो यह वाला जो लिखा गया है यह भी एक बहुपद है। समझ में आया? तो हमें क्या देखना है, बस चर देखना है और चर की घात देखना है। तो चर की घात अगर पूर्ण संख्या आपको दिखता है तो वह बहुपद होगा। चर की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, बस, तो वो बहुपद होगा। क्लियर है इतना? बताइए। अभी काफी सारे उदाहरण देखेंगे, इतना समझ में आया? ठीक है। अब देखो कई बार ना आप लोग अपने बुक में इस टाइप के कुछ टर्म्स देखते होंगे, इस टाइप के कुछ टर्म्स आप सभी ने देखा होगा, लिखा हुआ एफ एक्स,
या कई बार आपने देखा होगा पी वाई, है ना, एम एक्स, इस टाइप का कुछ टर्म्स देखा होगा आपने। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये सारे कुछ नहीं है, बस बहुपद के नाम है, बहुपद के नाम है। जैसे आप सभी के कुछ ना कुछ नाम है, अगर मुझे आप में से किसी एक बच्चे को बुलाना है तो मैं क्या करूंगा, आपका नाम लूंगा, आप समझ जाओगे कि सर मेरे बारे में बात कर रहे हैं, है ना। उसी तरीके से अगर मुझे इस पहले वाले बहुपद की बात करना हो तो मैं कैसे आपको बताऊंगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका नाम दे देंगे। तो सबसे पहले मैं क्या दे रहा हूँ, इस बहुपद का नाम दे दिया एफ। इसका नाम क्या दिया, एफ। अब मुझे बताइए इस बहुपद में चर क्या यूज किया था, इस वाले बहुपद में चर आपने एक्स यूज किया था। तो आप यहाँ पर लिख दोगे एफ एक्स, मतलब एफ एक्स कहने का मतलब हम इस बहुपद की बात कर रहे हैं। जैसे ही मैं एफ एक्स कहूंगा आपको समझ में आ जाएगा सर 5x² + 8 की बातें कर रहे हैं, ठीक है। अगर मुझे दूसरे वाले बहुपद का नाम देना हो तो आप बोलोगे सर मान लो इसका नाम मैंने दे दिया पी। अब यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिखोगे, इसमें चर क्या है आपका, आप बोलोगे सर चर इसमें वाई यूज किया था, तो आप लिख दोगे पी वाई। समझ में आया, पी वाई। तो आप बोलोगे सर पी वाई मैंने नाम दे दिया 9y³ + 7y - 8। अगर दो चर आ जाएगा तो जैसे कि मैं ऐसे लिख दिया x⁻² -9 + 8x, ठीक है, ऐसे। तो आप बोलोगे सर इसका कुछ नाम दे दो f, और ब्रैकेट में लिख दो x और y, क्योंकि दो चर आए थे। तो ये समझ में आया कि x y क्यों लिखा गया है, क्योंकि इसमें दो चर आया, x भी आया और y भी आया। क्लियर है इतना? तो इसको मैंने नाम दे दिया fxy। क्लियर हो गया? तो जो कोई भी अल्फाबेट लिख सकते हो, और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर चर लिखना है जो भी हमने बहुपद में यूज किया है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिखाए गए हैं, सभी उदाहरण को देख के बताइए क्या ये तीनों बहुपद हैं। पहले उदाहरण को देखिए, पहले उदाहरण में लिखा गया है 7x + 1। अब मुझे ये पता है कि अगर सिर्फ x लिखा गया है, इसका मतलब x का घात कितना है, आप बोलोगे सर x का पावर यह 1 है, x का पावर 1 है। अगर मैं लिख रहा हूँ y, तो y लिखने का मतलब y का पावर कितना है, y का पावर 1 है ना। तो यहाँ पर मुझे बताइए चर क्या लिखा गया है पहले वाले उदाहरण में, तो वेरिएबल x है, इसका पावर कितना है, 1 है। तो आप बोलोगे सर एक क्या है, पूर्ण संख्या है, बिल्कुल एक एक पूर्ण संख्या है। तो आप कहोगे सर यह एक बहुपद है ना, बिल्कुल यह एक बहुपद है। समझ में आया? उदाहरण 2 को देखिए, उदाहरण 2 में लिखा गया है y² - 2y + 1। तो y², चलो मैं लिख भी दे रहा हूँ, y² माइनस का 2y प्लस का 1। अब मुझे बताइए यहाँ पर जितने भी जगह पर चर लिखा गया या फिर कह सकते हो वेरिएबल y लिखा गया, सभी का घात देखें तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 2 लिखा गया, यहाँ 1 लिखा गया, है ना, यहाँ पर तो y है ही नहीं। तो आप बोलोगे सर 2 भी एक पूर्ण संख्या है, 1 भी एक पूर्ण संख्या है कि नहीं, दोनों ही पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पर जो भी घात लिखे गए हैं चर के ऊपर वो पूर्ण संख्या है, तो यह बहुपद होगा, यह भी एक बहुपद होगा। समझ में आया? ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन उदाहरण नंबर 3 देखिए, तो यहाँ पर लिखा गया 3t। अब 3t में चर क्या है आपका, तो चर t है, t का घात कितना है, घात 1 है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर जो घात है वो अभी पूर्ण संख्या है, तो हम कहेंगे यह भी एक बहुपद होगा। तो ये समझ में आ रहा है कि तीनों उदाहरण क्या है, हमारे बहुपद होंगे। इतना क्लियर हुआ? ये तीनों के तीनों हमारे बहुपद क्यों है? चलिए अब मैं यहाँ पर कुछ और उदाहरण लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ और उदाहरण लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से बताइएगा। या उदाहरण के पहले मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे बताइए। अगर मैं लिख दूं -5, क्या यह आप इसको कहोगे पूर्ण संख्या, यस और नो? यह पूर्ण संख्या है क्या? आप बोलोगे सबसे छोटी पूर्ण संख्या सर 0 होता है। तो कोई भी नेगेटिव नंबर पूर्ण संख्या नहीं होता, है ना, होल नंबर नहीं होता, पूर्ण संख्या या होल नंबर नहीं है। मैं लिख दूं 3/5, 3/5। तो आप बोलोगे सर 3/5 कहने का मतलब क्या होगा, यह पूर्ण संख्या नहीं है, यह एक भिन्न है। तो कोई भिन्न का नंबर या नेगेटिव नंबर पूर्ण संख्या नहीं होगा। तो मुझे यह समझ में आ रहा है कि सर कभी अगर चर का घात एक नेगेटिव नंबर या एक भिन्न हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, वह बहुपद नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि समझिए अगर मैं लिख दूं x का पावर -3 + 8 और x लिख दिया, 8x लिख दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या यह बहुपद है? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर चर x लिखा गया और चर का जो घात है वो -3 दिख रहा है ना, -3 दिख रहा है। तो हम कहेंगे सर -3 क्या है, ये जो घात दिख रहा है -3 पूर्ण संख्या नहीं है, तो हम कहेंगे यह वाला जो है ये बहुपद नहीं होगा। तो ऐसे वाले बीजीय व्यंजक को हम बहुपद नहीं बोलेंगे। समझ में आया? वैसे वाले को बीजीय व्यंजक बोलेंगे लेकिन बहुपद नहीं बोलेंगे। ठीक है, चलो अगर मैं लिख रहा हूं
y का पावर 2/7 प्लस 8y का पावर 3 माइनस 9, यह बहुपद होगा क्या? यह वाला बहुपद होगा क्या? तो यहां पर मुझे चर का घात क्या दिख रहा है? 2/7। एक मुझे दिख रहा है 2/7, और 2/7 क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है। आप बोलोगे सर यह जो है ये होल नंबर या पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, अब पूर्ण संख्या नहीं है तो हम कहेंगे यह बहुपद भी नहीं है ना, यह बहुपद नहीं होगा। क्लियर है? ये बहुपद नहीं होगा। इसके बाद एक कंसेप्ट ये याद रखिएगा, अगर मैं कभी ऐसे लिखता हूं, इसको नोट डाउन कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए। अगर मैं कभी लिखूं रूट एक्स लिखने का मतलब होता है एक्स का पावर 1/2। ठीक है, अगर मैं कभी लिखता हूँ वर्गमूल ए, इसका मतलब क्या होता है? ए का पावर कितना है? ए का पावर है 1/2। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कीजिए। अब इस पे देखो कई बार ऐसे पूछा जाता है, मैं अगर लिख दूं 5√x+9, यह बहुपद है क्या? यह बहुपद होगा क्या? तो आप बोलोगे सर इसको अगर मैं लिखूं तो इसको हम लिख सकते हैं 5x का पावर 1/2 प्लस 9। अब मुझे क्या दिख रहा है? x का घात कितना दिख रहा है? x का घात मुझे 1/2 दिख रहा है। अब 1/2 कहने का मतलब ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो हम कहेंगे सर यह बहुपद नहीं होगा, यह बहुपद नहीं है। समझ में आया? तो हमें यह ध्यान देना है, कभी भी वर्गमूल के अंदर अगर चर लिखा हुआ आ जाए, वर्गमूल के अंदर कोई वेरिएबल आ जाए, मतलब रूट एक्स का टर्म दिख जाए, रूट वाई का टर्म दिख जाए, रूट एम का टर्म दिख जाए, कोई अल्फाबेट दिख जाए, तो हम कहेंगे ये सारे टर्म अगर कहीं पर भी दिख जाएंगे तो इसको हम बहुपद नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये सारे बहुपद नहीं होंगे। समझ में आया? तो ये वाला क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। समझ में आ गया? ये बहुपद क्यों नहीं है, समझ में आया? अब मैं अगर ऐसे लिख दूं 5x+√7, यह बहुपद होगा क्या? 5x+√7, ये ध्यान दीजिएगा, 5x+√7 बहुपद होगा क्या? हाँ ये बहुपद होगा। थोड़ा समझ सोचो क्यों होगा, ये बहुपद क्यों होगा? देखो मैंने क्या बोला, आप बोलोगे सर चर का घात हमें देखना होता है। किसका घात देखना है? चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। अचर के ऊपर कोई भी घात हो सकता है। ये क्या है? अचर है। ये अगर रूट में वर्गमूल, यहाँ पर देखो क्या लिखा, वर्गमूल के अंदर अगर चर रहेगा तो वो बहुपद नहीं होगा, लेकिन अगर वर्गमूल के अंदर अचर आ गया तो वो बहुपद हो सकता है। मुझे बताइए चर का घात क्या है? आप बोलोगे सर यहाँ पर एक्स है, एक्स का घात 1 है, पूर्ण संख्या है, तो बिल्कुल यह एक बहुपद होगा। समझ में आया? तो यह वाला तो बहुपद है। चलो मैं एक बार और यहाँ पर लिखता हूँ, अगर मैं लिख दूं 5√x+3, तो ये बहुपद नहीं होगा। लेकिन अगर मैं लिख दूं 5x+√3, तो ये बहुपद होगा। समझ में आ रहा है क्यों? चर के ऊपर कोई भी घात हो सकता है, सॉरी, चर के ऊपर पूर्ण संख्या ही होनी चाहिए, अचर के ऊपर कुछ भी घात हो सकता है। समझ में आया? तो यहाँ पर अचर के ऊपर √3 था तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चर के ऊपर तो एक ही है ना। समझ में आया? क्लियर है? बताइए, इतना समझ में आया? चलो अगर मैं ऐसे लिख दूं 9m का पावर 3/2 प्लस √m+8, यह बहुपद है क्या? यह बहुपद है? नहीं है। तो आप लोग कह रहे हो सर ये बहुपद नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल बहुपद नहीं होगा, क्योंकि आपको दिख रहा है कि यहाँ पर √m आ गया, यहाँ पर m का घात 3/2 आ गया, पूर्ण संख्या नहीं है, तो बहुपद नहीं होगा। अगर मैं लिख दूं 2m² प्लस √5+2m, यह बहुपद होगा क्या? यह बहुपद होगा क्या? हाँ वेरी गुड। आप बोलोगे सर ये बहुपद होगा, क्योंकि हमें अगर चर का घात हम देखें, वेरिएबल का अगर पावर देखें, तो यहाँ पर 2 दिख रहा है, यहाँ पर 1 दिख रहा है, पूर्ण संख्या, ये तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट पे तो रूट हो सकता है, तो ये हो सकता है, तो हम बोलेंगे सर ये बहुपद होगा। ठीक है, उसके बाद मुझे बताइए, अगर मैं लिख दूं x का पावर -3 प्लस 8x, यह बहुपद होगा क्या? x का पावर -3 प्लस 8x, तो ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, आप बोलोगे सर ये बहुपद नहीं होगा क्योंकि पावर में -3 दिख रहा है, नेगेटिव पावर। तो हमें ये ध्यान देना है, कभी भी अगर नेगेटिव पावर दिख जाए, कभी हमारा p/q का पावर दिख जाए, तो ऐसे वाले बहुपद नहीं होंगे। ठीक है, और नेगेटिव पावर किसका? चर के ऊपर। चर के ऊपर अगर घात नेगेटिव दिखता है या p/q दिखता है तो वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, एक और मुझे बताइए, अगर मैं लिख दूं 5/x² प्लस 9x, यह बहुपद होगा क्या? नहीं, क्यों नहीं होगा? देखो यहाँ पर हमें ये ध्यान देना है कि x का पावर 1/x² अगर मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना, मैं इसको मिटा कर लिख रहा हूँ। अगर मैं कभी लिखता हूँ 1/x²,
चैप्टर नंबर 1 याद कीजिए, नेगेटिव घात के बारे में बताया था, ऋणात्मक घात के बारे में। तो 1/x² लिखने का मतलब x का पावर -2। तो आप इसको सर लिख सकते हो, सर ये हमारा क्या होगा, 5x का पावर -2 होगा प्लस 9x होगा। और 5/x² लिखने का मतलब 5x का पावर -2 है ना। तो हम कहेंगे सर ये नेगेटिव पावर को दिखा रहा है, तो हम कहेंगे ये बहुपद नहीं होगा। समझ में आया। तो कभी हर में वेरिएबल आ जाए, ये क्या लिख रहा हूं मैं, हर में अगर चर आ जाए, कुछ XYZ के टर्म आ जाए, तो आप बोलोगे सर वह बहुपद नहीं होगा। ठीक है, वह वाला बहुपद नहीं होगा। तो मुझे बताइए, अगर मैं ऐसे लिख दूं, इसको मैं मिटा रहा हूं, अगर मैं दूं a² + b/x, यह बहुपद होगा क्या, यह बहुपद होगा। आप बोलोगे सर यहाँ पर हर में x लिख दिया है ना, हर में x आ गया तो यह बहुपद नहीं होगा। ठीक है, यह बहुपद नहीं होगा, नीचे में x आ गया ना, तो डेनोमिनेटर में कोई वेरिएबल आ गया तो बहुपद नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है हर में x होने का मतलब क्या है, 1/x लिखने का मतलब क्या है, x का पावर -1 है। समझ में आया। अगर मैं लिख रहा हूँ 5/x, इसका मतलब क्या हुआ, 5x का पावर -1। ठीक है, छोटे छोटे कंसेप्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। कोई भी डाउट है तो बताइए, यहाँ पर अगर डाउट है तो पूछिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ a² + bc - 9x, तो ये बहुपद होगा। चलो मैं रिपीट कर रहा हूँ, a² + bx - 9x। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर चर क्या है, a का घात 2 है। ठीक है, bc घात 1 बिल्कुल होगा, 9x घात 1। तो सारे जगह पर चर का घात पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद होगा। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं a² + b - 9/x², अब यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, x हर में आ गया है ना, घात तो पॉजिटिव ही दिख रहा है, घात तो पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन हर में x आ गया। और 9/x² लिखने का मतलब क्या हुआ, 9/x² लिखने का मतलब 9x का पावर कितना, -2। तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं सर, a² + b - 9x का पावर -2। अब यहाँ पर घात मुझे नेगेटिव दिख रहा है, तो हम कहेंगे सर ये बहुपद नहीं होगा। समझ में आया। तो ये वाला जो टर्म था बहुपद नहीं था। अब क्लियर है, अब समझ में आया। ठीक है, तो अगर इतनी सारी चीजें क्लियर है, तो अभी मैं पोल में कुछ क्वेश्चन पूछूंगा आप सभी से। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा कौन सा आंसर हमारा सही है। और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सिंपली आपको बस दो ऑप्शन है, यस और नो। आपसे पूछा जा रहा है वर्गमूल y जो है ये बहुपद है या नहीं है, यस और नो, बहुपद है या नहीं है। वर्गमूल y के बारे में पूछा जा रहा है। अगर मैं दू √y, वर्गमूल y, तो ये बहुपद होगा क्या। अरे इसमें तो बहुत कम समय लगना चाहिए, सिंपली अगर आप ध्यान से सुन रहे थे तो बहुत जल्दी से आप आंसर कर सकते हो। मैंने भी बताया कि वर्गमूल के अंदर अगर चर रहेगा तो उसको बहुपद कहेंगे या नहीं कहेंगे। वर्गमूल y कहने का मतलब y का घात सोचिए कितना है। चलिए इसको मैं 10 सेकंड में कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है, बस दो ऑप्शन है, ए बी में आंसर करना है। बस आपको हाँ या ना बताना है कि क्या वर्गमूल y एक बहुपद है, हाँ या ना। आंसर कीजिए, अभी भी काफी कम आंसर आए, इसमें तो कुछ भी टफ नहीं है। 5 सेकंड रुक रहे, 5 4 3 2 1। चलिए इसको मैं एंड कर रहा हूँ और इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो यहाँ पर सिंपली अगर √y लिख दिया, √y लिख दिया, वर्गमूल y लिख दिया, इसका मतलब मुझे बताओगे y का पावर कितना है। वर्गमूल y लिखने का मतलब y का पावर कितना होगा। अच्छा कुछ बच्चे ए कह रहे हैं, नहीं, वर्गमूल y लिखने का मतलब वही बताया ना। अगर यह याद करो, 5√x बराबर 5x का पावर 1/2, ऐसा बताया, 1/2। तो आप बोलोगे सर y का पावर कितना है, 1/2 है। ठीक है, y का पावर 1/2। देखो मैं पीछे की स्लाइड में दिखा रहा हूँ, शायद मैंने कहीं लिखा था, शायद मिटा दिया। ठीक है, तो वर्गमूल y लिखने का मतलब y का पावर 1/2 है ना। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, जो चर है हमारा, जो वेरिएबल है, चर का घात कितना दिख रहा है, चर की जो घात है वो 1/2 दिख रहा है। और 1/2 क्या है, एक भिन्न है जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। तो आप बोलोगे सर चर का घात पूर्ण संख्या नहीं है, तो यह बहुपद भी नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्लियर है, अब समझ में आया। तो कभी भी मैं लिख दूं √x, इसका मतलब x का पावर 1/2 है। अगर मैं लिख दूं √m,
तो आप बोलोगे सर m का पावर 1/2 है, तो वर्गमूल के अंदर ध्यान रख लो, याद रख लो कि वर्गमूल के अंदर कभी भी चर आ जाए तो वो वाला बहुपद नहीं होगा। सिंपल सा याद रखना है, ठीक है? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब जो अगला टॉपिक है हमारा, अगला जो कंसेप्ट है वो हमें पढ़ना है बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के जो प्रकार है पहले हम लोग पढ़ेंगे पदों की संख्या के आधार पर। तो आपको ये पता है कि जो तो पद होते हैं, जो टर्म्स होते हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में ही मैंने बताया था, वो या तो प्लस के साइन या माइनस के साइन के द्वारा अलग होते हैं। तो अगर मैं कोई भी एक्सप्रेशन लिख दूं या कोई भी बहुपद लिख दूं तो आप मुझे पदों की संख्या गिनकर बता सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दूं 9x+8y, मुझे बताइए यहाँ पर कितने पद लिखे गए, नंबर ऑफ टर्म्स बताइए सिर्फ 9x+8y में। बस संख्या बतानी है कितने पद है, तो आप बोलोगे सर 2 टर्म है, एक 9x हुआ, एक 8y हुआ, ये प्लस के द्वारा अलग हुआ। अगर मैं दो 5x² -9y+8, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 3 टर्म है, 1 2 3, तो पदों की संख्या तो आप काउंट कर लोगे। तो पदों की संख्या तो काउंट करने के लिए मैंने सिखा रखा है पहले से। तो अब आपको क्या करना है, सिंपली बस पदों की संख्या काउंट करनी है। आप बोलोगे सर अगर हमारे पास कुछ ऐसा बहुपद लिखा गया हो, मतलब ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात सिर्फ पूर्ण संख्या है और उसमें अगर सिर्फ एक पद है तो हम उसे मोनोमियल कहेंगे। अगर एक पद है तो उसको क्या कहेंगे, मोनोमियल। तो हमने देखा कि अगर हमारे पास एक पद ही कहेंगे, एक पद या मोनोमियल, जैसे कि मैं लिख दूं यहाँ पर 5x, ठीक है? तो 5x क्या है, इसमें सिर्फ एक पद है, तो आप बोलोगे सर ये एक पद ही है। मैं लिख दूं 9m², तो आप कहोगे सर ये क्या है, ये अभी एक पद ही है क्योंकि इसमें सिर्फ एक टर्म है, ठीक है? द्विपदी में क्या होगा, द्विपदी या बाइनोमियल में क्या होगा, ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ दो पद हो, ठीक है? नाम से ही क्लियर है, द्विपदी दो पद हो, बाइनोमियल जिसमें दो टर्म। तो आप बोलोगे सर अगर मैं ऐसा टर्म लिखूं, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन लिखूं 5x² + 9y, तो यहाँ पर कितने टर्म दिख रहे हैं, आप बोलोगे सर एक दो, तो हम कहेंगे सर ये द्विपदी है। अगर मैं लिख दूं 7m-8, तो ये क्या होगा, यह भी एक द्विपदी है। तो ये समझ में आ रहा है कि द्विपदी में दो पद होंगे। तो मुझे बताइए त्रिपदी में कितने पद होने चाहिए। एक पदी में अगर एक पद हुआ, द्विपदी में दो पद हुआ, तो त्रिपदी में कितने पद होंगे, ट्राइनोमियल में 3 टर्म होंगे। तो ऐसा बहुपद जिसमें 3 टर्म हो, जैसे कि मैं लिख बताऊं 3x² -9y प्लस का z, ठीक है? तो मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पर 3 टर्म दिख रहे हैं, 9x² माइनस का 9y और z। तो आप बोलोगे सर ये एक ट्राइनोमियल है, 3 पदी है ना, त्रिपदी है। मैं लिख दू 5x² +5 +9x का पावर 3। तो हम अगर टर्म पूछे तो आप बोलोगे सर एक दो तीन, तो हम कहेंगे सर ये त्रिपदी है। क्लियर हुआ? तो डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गया। ये तो समझ में आ गया कि अगर एक पद रहेगा तो एक पदी कहेंगे, द्विपद रहेगा तो द्विपदी कहेंगे, 3 पद रहेगा तो त्रिपदी कहेंगे, ठीक? तो इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ से कैसे टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अगर मैं बोलूं जिस बहुपद में सिर्फ एक पद होता है उसे क्या कहेंगे, तो आप बोलोगे सर एक पद ही कहेंगे। उदाहरण के तौर पर मैं लिख दिया px = 7x, यहाँ पर एक पद है। qy = y, यहाँ पर एक पद है। st = -3t, यह एक पद है ना? मुझे बताइए अगर मैं ऐसे लिख दूं 5x - 2x, यह एक पदी है क्या, यह एक पदी है या नहीं है? देखो यहाँ पर दो टर्म तो दिख रहे हैं, दो पद दिख रहे हैं, लेकिन आप बोलोगे सर ये दोनों समान पद है, तो इसको मैं सॉल्व कर लूंगा और 5x - 2x आ जाएगा हमारा 3x। और अगेन ये जो दिख रहा है हमारा एक टर्म ही दिख रहा है, तो हम कहेंगे सर यह भी एक पदी है। तो सिर्फ हड़बड़ी में सिर्फ काउंटिंग नहीं करना है। आप देखो अगर समान पद है, अगर समान पद है तो उसको जोड़ घटा सकते हैं, तो उसको जोड़ घटाकर सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद बताएंगे कि वो एक पदी है या नहीं। समझ में आया? मुझे बताइए अगर मैं लिख दूं 9x² +8x², यह एक पदी है या नहीं है? यह एक पदी है या नहीं है? चैट में लिख के बताइए। हाँ, आप बोलोगे सर यहाँ पर भले ही हमें दो टर्म अभी दिख रहे हैं, लेकिन मैं इसको अगर जोड़ दूं तो 9 8 ऐड हो जाएगा, और 9 8 ऐड होके मिल जाएगा 17x²। तो आप बोलोगे सर यहाँ तो एक ही टर्म ही देख रहे हैं ना, सॉल्व करने के बाद ये तो एक पद हो गया। तो आप बोलोगे सर दोनों समान पद थे तो ऐड हो गए और फाइनली ये 17x² बन गया। यहाँ पर टर्म कितने, सिर्फ एक टर्म है, एक पद है, एक पद है, तो आप बोलोगे सर यह एक पद ही है। समझ में आया? क्लियर है? इतना क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन कई बार ऐसे भी पूछा जा सकता है, क्या यह एक पदी है या नहीं है, तो आप बोलना हाँ यह एक पदी है। क्लियर? अगर मैं बोलूं द्विपदी, तो द्विपदी में कितने टर्म होंगे,
आप बोलोगे सर द्विपद में अगर हमारे पास कोई ऐसा बहुपद लिखा गया जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो पद हो तो उसको हम द्विपद कह देंगे, उसको हम बाइनोमियल कह देंगे। ठीक है, द्विपद मतलब दो पद। तो मैं लिख रहा हूँ पी एक्स बराबर 7x + 1। देखो यहाँ पर दो टर्म है, 7x और 1 है ना, पहला 7x दूसरा 1। अगर मैं क्यू वाई देखूँ, उदाहरण 2 को देखूँ, तो आप बोलोगे सर y-3, एक y है हुआ, दूसरा माइनस का 3 हुआ, दो पद हुआ, नंबर ऑफ टर्म्स दो है, तो आप कहोगे सर यह भी द्विपद है। अब क्वेश्चन 3 को देखिए, उदाहरण 3 को देखिए, एस टी, यहाँ पर लिखा गया -3t + t²। कितने पद है? दो टर्म है। ठीक है, दोनों असमान पद है, तो आप बोलोगे सर दोनों ही को ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हम, दो पद ही रहेंगे, तो आप बोलोगे सर ये हमारा द्विपद। अब जो चौथा वाला उदाहरण है इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 3x + 5 + 4x। यह द्विपद है क्या? यस और नो, यह द्विपद है या नहीं है? बताइए। हाँ है। आप बोलोगे सर भले ही यहाँ पर मुझे अभी तीन टर्म दिख रहे हैं अलग अलग, लेकिन इसको मैं जोड़ घटा सकता हूँ। यहाँ पर मुझे दिख रहा है 3x और 4x, ये दोनों को अगर देखो, आगे वाला और लास्ट वाले को, ठीक है, ये दोनों क्या है? समान पद है, और ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो इसको हम जोड़कर लिख सकते हैं, ये बन गया सर 7x + 5। ठीक है, तो ये जो qx था हमारा, ये हमने सॉल्व करके इसको लिख दिया 7x + 5। अब हमारा पूछो आपसे कि पदों की संख्या कितने हैं, तो आप लोग को पदों की संख्या सर दो है ना, और दो पद है, तो हम कहेंगे सर ये द्विपदी है। समझ में आया? तो ये द्विपद है या द्विपदी है, समझ में आया? द्विपद बहुपद होगा। क्लियर हुआ? हाँ या ना? यस और नो? ठीक है, चलो। अब अगर हमारे पास, मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ तीन पद रहेंगे, जिस बहुपद में सिर्फ तीन पद हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम त्रिपद कहेंगे, यानी ट्राइनोमियल कहेंगे। ठीक है, उदाहरण के तौर पर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पी एक्स वाई। अच्छा, यहाँ पर दो वेरिएबल क्यों लिखे गए? क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल यूज किया गया होगा, एक्स और वाई, है ना। तो पहले 7x + y + 1, कितने टर्म? आप बोलोगे सर पदों की संख्या तीन है। पदों की संख्या तीन होने के कारण यह त्रिपद है। उदाहरण दो क्यू वाई, आप बोलोगे सर y-3 + 5y², तीनों ही असमान पद है, तो पदों की संख्या कितनी है? आप बोलोगे सर पदों की संख्या तीन है, तो यह त्रिपद है। उदाहरण 3 देखिए, एस टी, -3t + का t² - का t, तीनों ही असमान पद है, तो पदों की संख्या तीन हुआ, तो आप बोलोगे सर ये तीनों के तीनों त्रिपदी है, यानी त्रिपद बहुपद कह सकते हैं या त्रिपदी कह सकते हैं सिंपली। समझ में आया? मुझे बताइए, ये तीनों ही के तीनों क्या है? त्रिपदी है। समझ में आया? मुझे बताइए, अगर मैं ऐसे लिख दूं 5x² + 9x + 2x, यह त्रिपद है क्या? ये ट्राइनोमियल है क्या? यस और नो? आईना कह रही है नहीं। तो नहीं, ये त्रिपद नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है सर, ये अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये मिलेगा 5x², और ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो ये दोनों समान पद है, तो दो समान पद है तो ऐड हो जाएगा ना, ये मिल जाएगा हमारा 11x। तो हमें तो यहाँ पर सिर्फ दो पद दिख रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम बाइनोमियल कहेंगे, या फिर इसको हम द्विपद कहेंगे। ये समझ में आया? ये द्विपद हुआ। तो सिर्फ इसको देख के कंफ्यूज नहीं करना है, जल्दबाजी में आंसर नहीं करना है, थोड़ा आप उसको देख लोगे, कुछ अगर समान पद है तो सिंप्लीफाई करेंगे उसको। समझ में आया? पदों की संख्या गिनने के पहले देख लेंगे कोई समान पद तो नहीं है उसमें। ठीक है, चलिए। चलो ठीक है, क्या जरूरी है कि सिर्फ हमारे पास तीन ही पद रहेंगे? एक दो तीन ही पद रहेंगे? पदों की संख्या तो अनकाउंटेबल हो सकती है, अनेकों हो सकती है, चार पद हो सकते हैं, पांच पद हो सकते हैं, 10 पद हो सकते हैं, बहुत सारे पद हो सकते हैं। तो इन जनरल अगर किसी बहुपद में तीन से अधिक पद हो, क्या लिखा गया है? अगर तीन से अधिक पद आ जाए हमारे पास, चार पद या पांच पद या उससे भी अधिक, तो बहुत सारे पद हो गए, तो उसका कोई स्पेशल नाम नहीं देते, उसको जनरली हम बहुपद ही कह देंगे। बहुपद मतलब बहुत सारे पद, बहुपद। ठीक है, पॉलिनोमियल, पॉली मतलब बहुत सारे, नोमियल मतलब टर्म, तो उसको हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे आप उदाहरण एक को देखिए, तो आप बोलोगे सर 7x + y + 1 - xy, कितने टर्म है? आप बोलोगे सर यहाँ पर चार टर्म। ठीक है, चार टर्म है, तो उसको जनरली हम लोग बहुपद कह देंगे। ठीक है, इसका कोई स्पेशल नाम नहीं देते। उदाहरण दो को देखिए, कितने पद है? आप बोलोगे सर एक दो तीन चार, चार टर्म है, तो आप बोलोगे सर ये जनरल बहुपद है। उदाहरण तीन को देखिए, अगर मैं टर्म को गिनूं तो आप बोलोगे सर एक दो तीन चार पांच, तो नंबर ऑफ टर्म्स पांच है, तो आप बोलोगे सर ये जनरल बहुपद है। ठीक है, तो पांच से अधिक 10 20 कितने भी टर्म रहे तो उसको हम जनरल बहुपद नाम देते हैं। क्लियर हुआ? ये इतना क्लियर हुआ? तो तीन से अधिक रहेगा तो जनरल बहुपद कर दिया। चलो मुझे बताइए, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं, मैं यहां पर लिख रहा हूं x² - 9y + 8 x³ 3 + m + 3
प्लस 9p। इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे सर यहाँ पर कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 टर्म है, तो इसको जनरल में क्या कह देंगे, इसको बहुपद कह देंगे। ठीक है, इसको हम बहुपद कहेंगे। क्लियर हुआ? इसको जनरल बहुपद कर दिया। अब अगर मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैं एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिख दिया, इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे सर यहाँ पर दो पद है, तो आप इसको कहोगे सर द्विपद है। अब यहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या यह बहुपद है या नहीं है? क्या हमारा जो द्विपद होता है वो बहुपद होता है कि नहीं है? जो द्विपद है उसको हम बहुपद कहेंगे या नहीं कहेंगे? देखो, जो भी द्विपद है, जो भी एक पदी है या जो भी त्रिपदी है, वो बहुपद के ही प्रकार है। क्या है? बहुपद का ही प्रकार है। तो ये जो द्विपद होगा यह बहुपद भी होगा। ठीक है, अगर एक पदी लिख रहा हूं तो वह भी एक बहुपद होगा, द्विपदी लिख रहा हूं तो वह भी एक बहुपद होगा, त्रिपदी लिख रहा हूं तो वह भी एक बहुपद होगा, और तीन से ज्यादा पद होगा तो वो तो बहुपद होगा ही होगा। ठीक है, तो एक पदी द्विपदी त्रिपदी भी बहुपद के ही प्रकार है, तो वो भी बहुपद होगा, और तीन से अधिक पद रहेंगे तो वो भी बहुपद होगा। चलो, मैं यहाँ पर एक टर्म लिख रहा हूं। आपके पास तीन ऑप्शन है। ऑप्शन ए है एक पदी, ऑप्शन बी है द्विपदी यानी बाइनोमियल, ऑप्शन सी है त्रिपदी यानी ट्राइनोमियल, और ऑप्शन डी है नन। ठीक है, नन। और मैं यहाँ पर एक टर्म लिख रहा हूं, मुझे बताइए 5√x+8 ये क्या है? 5√x+8 एक पदी द्विपदी त्रिपदी या नन? ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। ए बी सी या डी, और चैट में आंसर देना है इसका, तो चैट में देना है अभी, इसके बाद मैं पोल पूछूंगा। 5√x+8, बी द्विपद। देखो, अगर मैं पदों की संख्या पूछूं तो आप बोलोगे सर यहाँ पर तो दो टर्म है तो द्विपद होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए √x लिख दिया ना। √x लिखने का मतलब 5x⁻1/2। अब ऐसा अगर आ गया तो हम कहेंगे सर ये तो बहुपद ही नहीं है ना, ये बहुपद ही नहीं है। ठीक है, आप बोलोगे सर ये बहुपद नहीं है। अब जब बहुपद ही नहीं है तो द्विपद भी नहीं होगा, है ना। एक पदी तो नहीं कह सकते, त्रिपदी नहीं कह सकते, द्विपदी भी नहीं कहेंगे सर, ये कहेंगे ऑप्शन डी होगा। तो पहले हमें चेक करना होगा ये बहुपद है भी या नहीं। अगर बहुपद होगा फिर जाकर हम उसको नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट करेंगे। समझ में आया? समझ में आया? तो मुझे बताइए, अगर मैं ऐसे लिख दूं 5x² + 8x⁻³ -3 यह त्रिपदी होगा क्या? यह त्रिपदी होगा क्या? तो आप बोलोगे नहीं सर, यह तो बहुपद ही नहीं है, क्योंकि यहां पर हमें दिख रहा है सर एक घात नेगेटिव, और नेगेटिव होने के कारण ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो हम कहेंगे सर ये बहुपद ही नहीं है। ठीक है, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो पहले चेक करेंगे बहुपद है भी या नहीं। ठीक है, चलिए। तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन होंगे, कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, बस आपको नंबर ऑफ टर्म्स देखने होंगे कि वो कौन सा बहुपद है, एक पदी द्विपदी त्रिपदी या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चारों क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ, सभी के ऑप्शन बिल्कुल सेम होंगे। बस आपको पहचानना है कि 3y जो लिखा गया है यह क्या है, एक पदी द्विपदी त्रिपदी या फिर इसमें से कोई नहीं। पहले आप देखो 3y बहुपद है या नहीं है। अगर ये बहुपद है तो इसमें टर्म्स कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। और ये सारे क्वेश्चन काफी जल्दी कर सकते हो कि इसमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना है आपको। मैथमेटिक्स में जनरली कुछ आपको कैलकुलेशन मिलता है, कुछ सॉल्व करना होता है। यहाँ तो कुछ सॉल्यूशन नहीं है ना, सिंपली आप देख के आंसर कर सकते हो। तो जल्दी जल्दी एंड करेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा समय नहीं लो। जल्दी से आप होल सेक्शन में जाइए, आंसर कीजिए, बस डिसाइड करो 3y जो लिखा गया है ये क्या है, एक पदी द्विपदी त्रिपदी या इनमें से कोई। इसमें कितने टर्म्स आपको दिख रहे हैं। तो 10 सेकंड रुक रहे हैं, लास्ट 10 सेकंड। लास्ट 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। अच्छा, अच्छी बात है अगर मैक्सिमम बच्चों ने आंसर दे दिया है, और यहाँ पर एक भी आंसर गलत नहीं आया है। ठीक है, सभी का आंसर सही है। आप बोलोगे सर 3y, सबसे पहले अगर मैं चेक करूं ये बहुपद है भी या नहीं है, तो आप बोलोगे सर y का घात कितना है, आप चर का घात बोलोगे सर 1 है। अब ये पूर्ण संख्या है तो आप बोलोगे सर यस सर ये एक बहुपद तो है। अब अगर ये बहुपद है तो इसमें पदों की संख्या कितनी है,
आप बोलोगे सर पदों की संख्या एक है, सिर्फ एक पद लिखा गया और एक पद है, तो यहाँ पर हम कहेंगे ऑप्शन ए सही होगा, एक पद। वैसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद हो उसको एक पद ही कहते हैं या मोनोमियल कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही था सभी का। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, तो यहाँ पर देख के बताइए ये क्या आपको दिख रहा है, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी या फिर इसमें से कोई नहीं। तो पोल अभी चल रहा है, जाकर आंसर करें। तो लिखा गया यहाँ पर जेड का पावर 3 -7 जेड का पावर 2 माइनस जेड। ठीक है, ये क्या है, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी या इसमें से कोई नहीं। नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर लो बस, पहले ये देख चेक करो कि ये बहुपद है भी या नहीं। अगर जब भी आपको लगता है कि हाँ यह बहुपद भी है, फिर आप चेक कर लो कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। चलो, तो सभी ने आंसर दे दिया है, 5 सेकंड और रुकते हैं। 5 4 3 2 1। अगेन सभी का आंसर सही है, वेरी गुड। और अभी इसको डिस्कस करते हैं। तो भाई यहाँ पर आप बोलोगे सर सबसे पहले मुझे बताइए, आंसर मैं आप सभी से नहीं पूछ रहा, मुझे बस इतना बताइए यह बहुपद है या नहीं है। मुझे बताइए बहुपद है या नहीं, यस या नो। होगा, क्योंकि आपको पता है सर यहाँ पर जेड का पावर 3 दिख रहा है, यहाँ पर जेड का पावर 2 दिख रहा है, यहाँ पर जेड का पावर 1 दिख रहा है। तो जहां पर भी चर लिखे गए, चर का घात एक पूर्ण संख्या दिख रहा है, 3 भी एक पूर्ण संख्या है, 2 भी एक पूर्ण संख्या है, 1 भी एक पूर्ण संख्या है, तो बहुपद तो होगा, बहुपद। अगर बहुपद है तो पदों की संख्या काउंट कर लो, तो 1 2 3, पदों की संख्या क्या है 3, और 3 पद है तो हम कहेंगे त्रिपदी होगा, ट्राइनोमियल होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। क्लियर है, और सभी का आंसर था ऑप्शन सी। ठीक है, चैट में भी आप लोग लिख रहे थे। अगला क्वेश्चन, वाई स्क्वायर माइनस 7y, इसको आप क्या बोलोगे। वाई स्क्वायर माइनस 7y, वाई स्क्वायर माइनस 7y को आप क्या बोलोगे। क्या यह एक पदी है, क्या यह द्विपदी है, क्या यह त्रिपदी है, या इसमें से कोई नहीं। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक आंसर गलत आया है। अभी तक जितने आंसर कर रहे थे सभी आंसर सही थे, इस क्वेश्चन में एक आंसर गलत आया है, जबकि सेम क्वेश्चन है, बस आपको नंबर ऑफ टर्म्स गिनने हैं। चलो मैं लिख भी दे रहा हूं, लिखा गया है y का पावर 2 माइनस 7y। ठीक है, पहले डिसाइड करो कि ये बहुपद है भी या नहीं। अगर ये बहुपद है तो नंबर ऑफ टर्म्स देख लीजिए। तो 5 सेकंड अभी रुक रहे, 5 4 3 2 1। चलो यहाँ पर मैं इसको एंड कर रहा हूँ। ये जल्दी जल्दी कर दे, क्योंकि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी करना नहीं था आपको, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स गिन देते। आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, y का घात 2 है ना, y का घात 2 एक पूर्ण संख्या है। फिर यहाँ पर y का घात 1 फिर से पूर्ण संख्या है, दोनों ही जगह चर का जो घात है पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद तो होगा, बहुपद होगा। अब यहाँ पर मैं पूछूं कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो 1 और 2, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 2, 2 पद है। और अगर 2 पद है तो उसको क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर ये द्विपदी होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्लियर है, ये समझ में आया। 2 पद था तो इसके लिए हम लोग कहा कि सर ये द्विपदी था। क्लियर हो गया ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है एक्स का पावर 3/2, एक्स का पावर लिखा गया है 3/2, फिर लिख दिया वर्गमूल एक्स, फिर लिखा एक्स का पावर 2। ये देखिए क्या होगा, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी या इनमें से कोई नहीं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए भी। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देख के बताइए क्या यह एक पदी है, क्या यह द्विपदी है, क्या यह त्रिपदी है, या आप बोलोगे सर यह कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ए बी सी या डी। वेरी गुड, यहाँ पर आंसर सही आ रहे हैं, वेरी गुड। पहले चेक करिए ये बहुपद है या नहीं है। अब पदों की संख्या तभी काउंट करते हो जब वो बहुपद होता है। हालांकि इसमें सारे बच्चों का आंसर नहीं आया, अभी तक आप लोगों ने सारे क्वेश्चन का आंसर किया था, इस क्वेश्चन में आंसर कीजिए। चलिए, तो अभी ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ चुका है। 5 सेकंड रुकते हैं, 5 4 3 2 1। चलो
चलो यहाँ पर फिर से एक आंसर इसमें मुझे गलत दिख रहा है, बाकी सभी के आंसर सही दिख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं, सारी चीजें मिटा दूं, मैं लिखूं x का पावर 3/2, मुझे आंसर नहीं चाहिए। मैं बस आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या ये जो लिखा गया है, ये जो बीजीय व्यंजक है, यह बहुपद है क्या? यह बहुपद है या नहीं है? आप बोलोगे नहीं सर ये बहुपद नहीं है, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पर वर्गमूल x दिख गया। वर्गमूल x देखते ही हम कह देंगे सर x का घात यहाँ पर क्या है, 1/2 है, और पूर्ण संख्या नहीं है। या इस वाले टर्म को देखो, यहाँ पर साफ दिख रहा है सर x का पावर 3/2 है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। तो पूर्ण संख्या नहीं है तो ये बहुपद नहीं होगा, तो हम कहेंगे सर ये तो बहुपद ही नहीं है। अब जब बहुपद ही नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। इसको त्रिपदी नहीं कहोगे, ठीक है, इसको त्रिपदी नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो हमारा बहुपद ही नहीं। ठीक है, समझ में आया? क्लियर हुआ? चलो, ऐसे कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक दो क्वेश्चन और मैं आपसे पूछा, चलो ये समरी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद में कुछ क्वेश्चन और आपको दूंगा। ठीक है, तो बहुपद के प्रकार में हमने क्या देखा कि अगर हमारे पास सिर्फ एक टर्म रहे तो उसको एक पदी कहेंगे। अगर हमारे पास दो टर्म रहेगा तो उसको आप द्विपदी कहोगे, जैसे कि यहाँ उदाहरण दे रखा है। अगर हमारे पास तीन पद रहेंगे तो उसको हम त्रिपदी कहेंगे, ठीक है, ट्राइनोमियल कहेंगे। चलिए देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ 5x² + 5 - 3 - 2, इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप नाम बताओ, इस बहुपद का नाम क्या है? बस ये लास्ट क्वेश्चन, इस बहुपद का नाम क्या है? एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, या फिर आप कह सकते हो सर इसको हम जनरल बहुपद बोलेंगे। देखो इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करेंगे ए, ठीक है, वेरी गुड। आप बोलोगे सर ये मिलेगा सर हमारा 5x² + 5 और -3 - 2 मिलकर के हो जाएगा हमारा -5, और इसको हम अगर काट दें, मतलब 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 मिलेगा, तो ये सिर्फ 5x² बच रहा है। मतलब ये लिखने का मतलब क्या हुआ सर, यहाँ पर सिर्फ एक टर्म लिखे गए, ये तो बस आपको कंफ्यूज करने के लिए इतने सारे टर्म्स लिख दिए गए, ऐसे देख के कंफ्यूज नहीं होना है। आप बोलोगे सर यहाँ पर तो सिर्फ एक टर्म है, एक पद है, तो हम कहेंगे सर ये जो है एक पद ही था। ये क्या था? एक पद ही था। तो देख लो किस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन थोड़ा बहुत इस टाइप से भी पूछा जा सकता है, बस कंफ्यूज करने के लिए कुछ टर्म्स बढ़ा के दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर समान पद रहेगा तो उसको जोड़ घटा कर देख लेना। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर कोई डाउट है तो बताइए। अगर सारी चीज समझ में आ गई है